भारत, गांधी के बाद रामचंद्र गुहा। अनुवादक विकास झा। प्रस्तुत है भाग 3। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने सभा की शुरुआत महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए की तो सभा कक्ष तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियां लंबे समय तक बजती रहीं। बाहर लोगों की भीड़ महात्मा गांधी की जय के नारे लगा रही थी, लेकिन राजधानी में होने वाले समारोह में गांधी जी मौजूद नहीं थे। वह उस दिन कलकत्ता में थे, लेकिन वहां भी उन्होंने न तो किसी समारोह में हिस्सा लिया और न ही झंडा फहराया। कलकत्ता के गवर्नमेंट हाउस में हर जगह गांधी टोपी ही दिख रही थी। गांधी जी को इसका पता नहीं था, न ही उन्होंने इसकी इजाज़त ही दी थी। 14 अगस्त की शाम को बंगाल के मुख्यमंत्री उनसे मिलने आए थे, जिन्होंने उनसे पूछा कि अगले दिन इस समारोह को किस तरह मनाया जाए। गांधी जी ने कहा कि चारों तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि इस तरह के विनाश की घटना के बीच भी कोई समारोह मनाया जाए। ये हकीकत तो यह थी कि गांधी जी का मन बहुत ही खिन्न था। जब देश के प्रमुख अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के एक संवाददाता ने गांधी जी से स्वतंत्रता दिवस पर कोई संदेश देने को कहा, तो गांधी जी ने जवाब दिया, वे अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग ने अर्थात बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन अर्थात बीबीसी ने उनके सचिव से आग्रह किया कि वे महात्मा गांधी का एक संदेश दिलवाने में मदद करें, जो पूरी दुनिया की निगाहों में हकीकत में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। गांधी ने कहा, बेहतर होगा कि वे लोग जवाहरलाल नेहरू से बात करें। बीबीसी वाले नहीं माने और उन्होंने फिर से अपने पत्रकार को यह कहने के लिए भेजा कि वे इस संदेश को दुनिया की कई भाषाओं में अनुदित किया जाएगा और अनुदित करेंगे और पूरी दुनिया के लोग इसे सुनेंगे। बीबीसी अपने प्रस्ताव को आकर्षक बनाकर पेश कर रही थी। गांधी जी पर इस प्रस्ताव का कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि उनसे कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 को 24 घंटे का उपवास करके मनाया। जिस आज़ादी के लिए उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया था, वह बड़ी महंगी नसीब हुई थी। आज़ादी तो मिली, लेकिन इसके साथ ही मुल्क का बंटवारा भी हो गया। पिछले 12 महीनों से देश लगातार हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगों का गवाह बना था। कलकत्ता में 16 अगस्त 1946 को हिंसा शुरू हो गई और इसकी आग बंगाल के अंदरूनी हिस्सों में फैल गई। यहाँ से इस दंगे ने बिहार को अपनी चपेट में ले लिया, फिर इसकी लपट संयुक्त प्रांत और आखिर में पंजाब तक फैल गई। पंजाब में हिंसा का स्तर और नरसंहार की इतनी भीषणता इतनी ज़्यादा थी कि इसने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगस्त सितंबर 1946 की हिंसा की शुरुआत मुस्लिम लीग ने की थी। इसी ने पाकिस्तान नाम से एक अलग मुल्क के लिए आंदोलन चलाया था। लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों में था, जो एक सख्त, आम लोगों से दूरी रखने वाले लेकिन एक अद्भुत राजनीतिक रणनीतिकार थे। गांधी और नेहरू की तरह ही उन्होंने इंग्लैंड में कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। उन्हीं की तरह वह भी कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि उन्हें यह लगा कि यह पार्टी हिंदुओं के लिए और हिंदुओं के द्वारा चलाई जा रही है। जिन्ना का तर्क था कि राष्ट्रवादी तरीके से अंग्रेजों का विरोध करने के बावजूद कांग्रेस वाकई में हिंदुस्तान के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात मुसलमान की नुमाइंदगी नहीं करती है। अगस्त 1946 में कलकत्ता में बड़े पैमाने पर दंगों की शुरुआत करवाकर जिन्ना और मुस्लिम लीग ने दोनों समुदायों के बीच तीखा ध्रुवीकरण करवाने की कोशिश की। उन्होंने ऐसा करके अंग्रेजों पर दबाव डाला कि आखिरकार वे जब भी हिंदुस्तान से वापस जाएं तो मुल्क का बंटवारा करके जाएं। कलकत्ता के दंगों के जवाब में हिंदुओं ने बिहार में बड़े पैमाने पर हिंसा की। इसके पीछे कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का हाथ था। अंग्रेजों ने पहले ही कह दिया था
कि वे ऐसी किसी सरकार को सत्ता नहीं सौंपेंगे जिसकी सत्ता भारतीय समाज का एक बड़ा तबका और ताकतवर समुदाय नहीं मानता हो। सन 1946-47 में हुए खून खराबे ने यही जाहिर किया कि मुसलमान ही वह समुदाय था जो हिंदुओं के वर्चस्व वाली कांग्रेस सरकार के अधीन आराम से और शांतिपूर्वक तरीके से रहने को तैयार नहीं था। इसके बाद तो हर एक सांप्रदायिक झगड़ा इस बात की तस्दीक करने लगा कि द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत जरूरी है और मुल्क का बंटवारा अनिवार्य हो गया है। महात्मा गांधी इस हिंसा के मूक दर्शक बने रहना नहीं चाहते थे। जब ग्रामीण बंगाल से हिंसा की पहली खबर आई तो उन्होंने अपना सारा काम छोड़ दिया और वे सीधे घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। वह 77 बरस का वृद्ध कीचड़ और चट्टानों से भरे इलाके में हिंदुओं को सांत्वना देता रहा, जिन्हें हिंसा की विकरालता को झेलना पड़ा था। अपने 7 सप्ताहों की यात्रा के दौरान गांधी जी ने 116 मील की यात्रा की, जिसमें ज़्यादातर भी पैदल चले। उन्होंने करीब 100 जगह गांव वालों को संबोधित किया। उसके बाद उन्होंने बिहार की यात्रा की, जहां मुसलमान मुख्य रूप से हिंसा का शिकार हुए थे। फिर वे दिल्ली पहुंचे, जहां पंजाब से बड़ी तादाद में हिंदू और सिख शरणार्थी आए हुए थे। उन शरणार्थियों का उस नरसंहार में सब कुछ लुट चुका था। वे बदले की आग में जल रहे थे, जिसे गांधी जी ने शांत करने की कोशिश की। गांधी जी इस बात से आशंकित थे कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हिंदुस्तान में बाकी बचे हुए मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की आग भड़क उठेगी, जिन्होंने इस मुल्क में ही रुकने का फैसला किया था। आज़ादी की निश्चित तिथि से 2 सप्ताह पहले ही महात्मा ने दिल्ली को छोड़ दिया था। उन्होंने 4 दिन कश्मीर में बिताए और उसके बाद ट्रेन से वे कलकत्ता की ओर रवाना हो गए, जहां साल भर से चला आ रहा दंगा खत्म नहीं हुआ था। 13 तारीख की दोपहर को उन्होंने मुस्लिम बाहुल्य इलाके बेलिया घाट में अपना डेरा जमाया। वह एक पुराना जीर्ण शीर्ण मकान था जो चारों तरफ से खुला हुआ था। गांधी वहां इस इरादे से आए थे कि कलकत्ता जैसे मुख्य शहर में अमन की बहाली के लिए वह अपना क्या कुछ तुच्छ योगदान दे सकते हैं। 15 अगस्त के दिन गांधी जी ने उपवास और प्रार्थना के कार्यक्रम का फैसला किया। दोपहर होते होते उन्हें ये अविश्वसनीय सी खबर मिल गई कि कलकत्ता के कुछ भयानक दंगाग्रस्त इलाकों में अमन और भाईचारे का माहौल कायम होने लगा है। सड़कों और गलियों के मुहाने पर हिंदुओं ने जहां विजय पताकाओं, ताम्रपत्रों, बैनरों, झंडों और झालरों से सजावट शुरू कर दी थी, वहीं ऐसा करने में मुसलमान भी पीछे नहीं रहे। मुसलमानों ने भी अपने घरों और दुकानों पर राष्ट्रीय झंडा लगाकर इसका स्वागत किया। खुली गाड़ियों में हिंदू और मुसलमान सड़कों पर निकल पड़े और उन्होंने जय हिंद का नारा लगाया। सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ ने इस राष्ट्रवादी नारे के जवाब में जमकर नारा लगाया। इस तरह की आपसी मेल मिलाप की खबरों ने महात्मा गांधी को थोड़ी राहत पहुंचाई। उन्होंने तय किया कि वे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों को अपना संदेश देंगे, लेकिन यह संदेश बीबीसी के माध्यम से नहीं दिया जाएगा, बल्कि यह वे अपनी प्रार्थना सभा के जरिए देंगे। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक 10,000 तो कुछ अन्य के मुताबिक 30,000 लोगों की भारी भीड़ महात्मा को सुनने के लिए बेलिया घाट के रास बागान मैदान में जमा हुई। महात्मा गांधी ने कहा कि वे चाहेंगे कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भाईचारे की भावना क्षणिक साबित न हो, बल्कि यह स्थायी रूप से दिल में कायम रहे। उन्होंने कहा कि दोनों समुदायों ने हिंसा का जहर पिया है। अब जबकि यह सब बीत चुका है तो उन्हें दोस्ती का अमृत इससे भी मीठा लगेगा। कौन जानता है कि इसके नतीजे में कलकत्ता सांप्रदायिक विषाणु से सदा के लिए मुक्त हो जाए। 15 अगस्त को कलकत्ता में शांति थी और यह एक सुकून देने वाली लेकिन आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि आज़ादी मिलने के समय कई सप्ताहों तक शहर भयानक हिंसा की चपेट में था। बंटवारे की शर्तों के मुताबिक बंगाल का विभाजन हो गया था। इसका पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान को और पश्चिमी हिस्सा भारत को मिला था। स्वाभाविक रूप से सूबे का सबसे प्रमुख शहर कलकत्ता झगड़े का मुख्य कारण था।
सीमा आयोग ने इसके भारत में रहने देने के का फैसला किया, जिससे आज़ादी की पूर्व संध्या पर दंगे की आशंका प्रबल हो गई। दूसरी तरफ उपमहाद्वीप के दूसरे छोर पर पंजाब की राजधानी लाहौर में भारी उपद्रव हो रहा था। लाहौर कलकत्ता की तरह ही बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक शहर था। इसकी खूबसूरत और भव्य इमारतों में आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा बनवाई गई बादशाही मस्जिद अहम थी। लेकिन लाहौर एक बार सिख साम्राज्य की राजधानी भी रह चुका था और हाल ही में हिंदू सुधार आंदोलन आर्य समाज का केंद्र रहा था। पंजाब के दूसरे इलाकों की तरह ही इसका भाग्य अंग्रेज नीति निर्माताओं के हाथों झूल रहा था, जो सूबे का बंटवारा करने वाले थे। बंगाल के विभाजन की घोषणा 15 अगस्त को कर दी गई, लेकिन पंजाब के बंटवारे का ऐलान उस दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोग सोच रहे थे कि इन इलाकों का क्या होगा। लाहौर और इसके आसपास का इलाका हिंदुस्तान में रहेगा या पाकिस्तान में। लाहौर के पाकिस्तान में जाने की संभावना ज़्यादा लग रही थी। इसके पीछे मजबूत तर्क भी था, क्योंकि मुसलमान शहर का सबसे बड़ा समुदाय थे। सच्चाई तो यह थी कि नए देश पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब के लिए एक नया गवर्नर भी बहाल किया जा चुका था और वह लाहौर के गवर्नमेंट हाउस में स्थापित भी हो चुका था। 15 अगस्त की शाम को उसने अपने पद संभालने की खुशी में एक शानदार दावत भी दी। उसने बाद में याद करते हुए लिखा कि यह किसी भी इंसान के द्वारा दी गई सबसे घटिया दावत साबित हुई, क्योंकि उसी वक्त बिजली कट गई और बत्तियां गुल हो गईं, पंखे चलने बंद हो गए। सिर्फ आधी मील दूर धू धू कर जलते लाहौर शहर की इमारतों से ही प्रकाश मिल पा रहा था। बाहर बगीचे के चारों तरफ गोलीबारी की आवाज़ें आ रही थीं। ये इक्का दुक्का गोलियों के चलने की आवाज़ें नहीं थीं, बल्कि ऐसा लगातार हो रहा था। कौन किस पर गोली चला रहा था ये कोई नहीं जान रहा था और किसी को ये पूछने की फिक्र नहीं थी। वाकई किसी को इसकी फिक्र नहीं थी। शायद गवर्नर की पार्टी में भी किसी को नहीं। हालांकि बेलिया घाट में महात्मा गांधी ने इस पर चिंता जाहिर की कि लाहौर में ये पागलपन अभी तक जारी है, कब और कैसे ये खत्म होगा। लोग यही उम्मीद कर सकते थे कि शायद कलकत्ता के आदर्श उदाहरण का थोड़ा सा भी असर हुआ तो यह पंजाब और हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों को ज़रूर प्रभावित करेगा। नवंबर 1946 तक देश भर में हिंसा से मरने वालों की संख्या 5000 तक पहुंच चुकी थी। सेना के एक एक दस्तावेज में बड़े दुख के साथ यह व्यक्त किया गया कि उस हिंसा में कलकत्ता का बदला नोआखाली में लिया गया, नोआखाली का बदला बिहार में लिया गया, बिहार का बदला गढ़मुक्तेश्वर में लिया गया और गढ़मुक्तेश्वर का डैश डैश डैश। सन 1946 के आखिरी तक का एक एक सूबा जो दंगा फसाद से अभी तक बचा हुआ था वो पंजाब था। मुसलमान, हिंदू और सिख जमींदारों की पार्टियों का गठबंधन यूनियनिस्ट पार्टी सत्ता में थी। उन्होंने एक अनिश्चित शांति को कायम रखा, क्योंकि एक तरफ उन्हें अतिवादी मुस्लिम लीग से चुनौती मिल रही थी तो दूसरी तरफ सिखों की उग्रपंथी पार्टी अकाली दल भी उससे कम नहीं थी। लेकिन जनवरी आते आते पंजाब भी हिंसा की चपेट में आ गया। रह रहकर एक खास अंतराल पर पंजाब के शहरों में हिंसा भड़कने लगी। मार्च के पहले सप्ताह के बाद इसकी रफ्तार में तीव्र बढ़ोतरी हो गई और यूनियनिस्टों को सरकार से इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। मई आते आते हिंसा का केंद्र बिंदु पूर्वी भारत से खिसक उत्तर पश्चिमी भारत चला गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को सौंपे गए एक दस्तावेज में कहा गया कि 18 नवंबर 1946 और 18 मई 1947 के बीच हिंदुस्तान में हुई हिंसक घटनाओं में 4014 लोग मारे गए, जिनमें से 3024 तो सिर्फ पंजाब में ही मारे गए। लेकिन बंगाल और पंजाब, जहां 1946 से 47 के दरमियान सबसे ज़्यादा खून खराबा हुआ था, उनमें कुछ उल्लेखनीय समानताएं भी थीं। दोनों राज्यों में मुसलमानों की बहुसंख्या थी और इसीलिए पाकिस्तान के लिए उन पर दावा किया गया था। लेकिन दोनों ही राज्यों में लाखों की संख्या में हिंदू भी रहते थे। दोनों राज्यों के विभाजन होने की सूरत में मुस्लिम आबादी वाले ज़िले
पूर्वी या पश्चिमी पाकिस्तान में जाते, जबकि अन्य धर्मों को मानने वाले लोग हिंदुस्तान में रह जाते। लेकिन दोनों ही राज्यों में कुछ अहम विभिन्नताएं भी थीं। बंगाल में अक्सर होने वाले खूनी संघर्षों का एक लंबा इतिहास था, जो कम से कम 19वीं सदी के आखिरी दशक से चला आ रहा था। इसके उलट पंजाब में अलग अलग समुदायों के लोग कमोवेश अमन चैन के वातावरण में रह रहे थे। सन 1947 से पहले वहां हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी। बंगाल में हिंदू मध्यवर्ग का एक बड़ा हिस्सा बंटवारे का समर्थक था। वे मुस्लिम बाहुल्य सूबे से मुक्ति पाकर कलकत्ता के आसपास बस जाना चाहते थे। वहां कई दशकों से हिंदू समुदाय के पेशेवर और जमींदार वर्ग के लोग पश्चिम की तरफ बसते जा रहे थे। उन्होंने अपनी जमीनें बेचकर कलकत्ता में मकान या कारोबार में निवेश करना शुरू कर दिया था। इसके उलट पंजाब का बड़ा हिंदू वर्ग कारोबारियों और महाजनों से भरा पड़ा था, जो वहाँ के कृषक समुदाय से नज़दीकी से जुड़ा हुआ था। वे अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते और आखिर तक उम्मीद कर रहे थे कि किसी तरह बंटवारे को टाल दिया जाए। बंगाल और पंजाब में सबसे आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण अंतर था पंजाब में सिख समुदाय की उपस्थिति। बंगाल में यह तीसरा कोण अनुपस्थित था। जहां हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सीधी लड़ाई थी, मुसलमानों की तरह ही सिखों का एक धर्म ग्रंथ, एक निराकार ब्रह्म और एक मजबूत बंधन में बंधा हुआ समुदाय था। हालांकि सामाजिक तौर पर सिख हिंदुओं के नज़दीक थे और उनके साथ उनका रोटी बेटी का रिश्ता था। दोनों ही समुदाय के लोग कुछ मुगल शासकों के दौर में समान रूप से सताए गए थे। अगर दोनों में से एक को चुनने की मजबूरी होती तो सिख निश्चित ही हिंदुओं को चुनते, लेकिन सिख ऐसा चाहते ही नहीं थे, क्योंकि सूबे के दोनों हिस्सों में सिखों की खासी आबादी थी। नई सदी की शुरुआत में अंग्रेजी सरकार ने पूर्वी पंजाब के सिखों को पश्चिमी पंजाब के सिंचित इलाके में बस जाने को प्रोत्साहित किया था। कुछ ही दशकों में सिखों ने अपना खून पसीना बहाकर उन कनाइल कॉलोनियों को खुशहाल बस्तियों में तब्दील कर दिया था, लेकिन अब उनसे ये इलाका खाली करने को कहा जा रहा था। उनके लिए विचित्र स्थिति थी। वे ऐसा क्यों करते? उनका पवित्र शहर अमृतसर पूर्व में था, जबकि ननकाना साहिब पश्चिम में। संस्थापक गुरु नानक देव का जन्मस्थल ननकाना साहब ये पश्चिम में था। वे चाह रहे थे कि उन दोनों जगहों पर उनकी आवाजाही पर कोई रोक न लगे। उनके लिए वाकई में गंभीर समस्या थी। बंगाल के हिंदुओं के उलट पंजाब के सिखों ने बंटवारे का अर्थ और इसकी वास्तविकता को देर से समझा। शुरू में वे इस जिद पर अड़े रहे कि वे जहाँ रहते हैं वहाँ से दूसरी जगह जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। लेकिन जब बंटवारे की संभावना ज़्यादा प्रबल हो गई तो उन्होंने अपने लिए एक अलग देश अर्थात खालिस्तान की मांग की। उनकी इस मांग को कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, न तो हिंदुओं ने और न ही मुसलमानों ने, और साथ ही अंग्रेज़ों ने भी उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। इतिहासकार रॉबिन जेफरी ने कहा है, कम से कम अगस्त 1947 तक सिख बिल्कुल निराश हो चुके थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया था। कांग्रेस उन्हें किसी तरह झेल रही थी। मुस्लिम लीग उन पर अत्याचार कर रही थी और अपने राजनीतिक नेतृत्व की नाकामयाबियों से वे कुंठित महसूस कर रहे थे। यह सिखों के लिए एक विकट उलझन भरी स्थिति थी। अगर इसे आपदा न भी कहा जाए तो यह बताती है कि जब पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हुई तो यह इतनी तीव्र और इतनी घनघोर क्यों थी। मार्च से लेकर अगस्त तक आने वाला हर एक महीना ज़्यादा गर्म और रक्त रंजित होता गया। गर्म होते मौसम ने तात्कालिक राजनीति और इतिहास पर बहुत बुरा असर डाला, क्योंकि दुर्भाग्यजनक बात यह थी कि मानसून सन 1947 में देर से आया था। इतना ही नहीं, मानसून की तरह ही बंटवारे की तारीख की घोषणा में भी देरी की गई। इसने भी अनिश्चितता को बढ़ावा ही दिया। बंगाल और पंजाब के बंटवारे का काम इंग्लैंड के एक जज सर सिरिल रेडक्लिफ को सौंपा गया था। उन्हें इससे पहले हिंदुस्तान की कोई जानकारी नहीं थी। यह बात उनके पक्ष में मानी गई। और तो और उन्हें पूर्वी और पश्चिमी दोनों इलाकों में सीमा के निर्धारण के लिए महज 5 सप्ताह का समय दिया गया। अगर संयमित भाषा में कहा जाए तो यह एक काफ़ी कठिन काम था। W.H. ऑडेन ने कहा
कि उन्हें एक ऐसी ज़मीन का बंटवारा करना था जहाँ के लोग खान पान और देवी देवताओं को मानने के मामले में बिल्कुल दो ध्रुवों पर एक दूसरे के खिलाफ तलवारें लिए खड़े थे। उनके पास एक गुजरे जमाने का नक्शा था और जनगणना के आंकड़े करीब करीब गलत थे। जुलाई के पहले सप्ताह में रेडक्लिफ हिंदुस्तान आए। उन्हें पंजाब के लिए 4 सलाहकार दिए गए, जिसमें 2 मुसलमान, एक हिंदू और एक सिख था। लेकिन ये सलाहकार हर एक बिंदु पर आपस में झगड़ बैठते। रेडक्लिफ ने जल्दी ही उनको हटा दिया। उसने अपने भतीजे को लिखा, पंजाब और बंगाल के विभाजन के लिए हिंदुस्तान में उसे कोई भी इंसान पसंद नहीं करेगा। इस इस बंटवारे से करीब 8 करोड़ लोगों को तकलीफ पहुंचेगी, जो मुझे जान से मार डालने के लिए ढूंढते फिरेंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं उन्हें कभी भी मिल पाऊं। 1 अगस्त को हिंसा पर काबू पाने के लिए एक पंजाब सीमा बल का गठन किया गया। इस बल की कमान एक मेजर जनरल T.W. पेटे रीज को दी गई। वह इंग्लैंड के वेल्स इलाके के अर्थात सेंट्रल मिडिल ब्रिटेन के एक एब्रगाविनी से ताल्लुक़ रखता था। उसके अधीन ब्रिगेडियर स्तर के 4 सलाहकार थे, जिनमें 2 मुसलमान, एक हिंदू और एक सिख थे। रीज ने अपनी पहली रिपोर्ट में कहा कि सीमा के निर्धारण से कोई भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होगा। यह सिखों को उत्तेजित कर सकता है। यह रिपोर्ट 7 अगस्त को दी गई और 14 अगस्त को ब्रिटिश भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल सर क्लाउड ऑकिनलेक ने पाया कि सीमा आयोग की अनुशंसा पर अमल करने से हो रही देरी से विचलित कर देने वाले नतीजे निकल रहे हैं। यह सही है कि इसकी घोषणा से आग में घी पड़ जाएगा, लेकिन इसमें देरी करने से दुष्ट मानसिकता वाले लोगों द्वारा फैलाए गए अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा है, जिनकी यहाँ कोई कमी नहीं है। पारिस अभी भी दूर थी और उस इलाके में भीषण गर्मी पड़ रही थी। उस साल रमजान 19 जुलाई से 16 अगस्त के बीच आया। सीमा आयोग की घोषणा में हो रही देरी से सुबह से शाम तक रोज़ा रख रहे मुसलमान, सिपाहियों और आम लोगों के सब्र का प्याला भरता जा रहा था। रीज ने अपने मुसलमान ड्राइवर से पूछा कि अभी तक मानसून क्यों नहीं आया था, तो उसका जवाब था, लगता है अल्लाह भी खुश नहीं है। आखिरकार सीमा निर्धारण की घोषणा 16 अगस्त को कर दी गई। इस घोषणा से मुसलमान बहुत नाराज हुए, जो सोचते थे कि गुरदासपुर जिला हिंदुस्तान के बजाय पाकिस्तान में जाना चाहिए था। उससे भी ज़्यादा नाराज सिख थे, जिनकी निगाह में उनके आदि गुरु का जन्म स्थल ननकाना साहब एक इस्लामी राज्य को दे दिया गया था। सरहद के दोनों तरफ बर्बरता ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूर्वी पंजाब में हथियारबंद सिखों के गिरोह पूरे इलाके में घूम रहे थे। वे जहाँ भी मुसलमानों को पाते उनकी हत्या कर देते। जो लोग सरहद पार कर पश्चिमी पाकिस्तान चले गए थे, उन्होंने वहाँ उसी तरह का बदला लिया और हिंसा के इस दुष्चक्र को बढ़ावा दिया। अमृतसर और इसके आसपास के मुसलमान लाहौर की तरफ भाग चले। इन शरणार्थियों की काल्पनिक और वास्तविक कहानियाँ काफ़ी बर्बर तथ्यों पर आधारित थीं। उस भयावह हिंसा में लूटे पिटे और पीड़ित लोगों की क्या कमी, जिसका लाहौर और उसके पश्चिम के इलाकों में काफ़ी प्रचार किया गया था। पेटे रीज के अपने आंकड़ों के मुताबिक मार्च से लेकर जुलाई के अंत तक पंजाब में मरने वालों की तादाद 4,500 और घायलों की तादाद 2,500 तक पहुंच चुकी थी। लेकिन सिर्फ अगस्त महीने में ही सेना के आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 15,000 आंकी गई। रीज ने भी स्वीकार किया कि इसकी वास्तविक संख्या इससे 2 या 3 गुना ज़्यादा हो सकती है। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पंजाब की घटनाओं और इससे होने वाले भयानक नतीजों से बहुत चिंतित थे। अगस्त के आखिरी पखवाड़े में उन्होंने पंजाब का 3 बार दौरा किया। उन्होंने सरहद के दोनों तरफ के लोगों से बात की और हवाई जहाज़ से हालात का जायज़ा लिया। नेहरू इस बात के खिलाफ थे कि किसी एक पक्ष की बर्बरता को सही माना जाए। दोनों ही पक्षों ने समान रूप से अमानवीयता और बर्बरता का प्रदर्शन किया है। इस कत्लेआम के लिए रीज ने पूर्व मध्ययुगीन शब्द का इस्तेमाल किया है। सच्चाई तो यह थी कि यह हिंसा मध्ययुगीन थी भी और आधुनिक भी, क्योंकि दंगाइयों के द्वारा जो हथियार इस्तेमाल में
लाए गए उनमें से आदिम युग की कुल्हाड़ी, भाला और गदा से लेकर अत्याधुनिक टॉमी गन और लाइट मशीन गन तक शामिल थी। 2 सितंबर को पंजाब सीमा बल भंग कर दिया गया। वैसे भी यह हिंसा के दौरान किसी प्रकार से प्रभावशाली नहीं रहा था। दोहरे नियंत्रण की वजह से इसके प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ा था। मार्शल लॉ के बिना इसे एक नागरिक प्रशासन के अधीन रहकर काम करना होता था, जिसकी वजह से यह सही ढंग से काम नहीं कर पाया। पंजाब सीमा बल के हटने के साथ ही उन इलाकों में कानून व्यवस्था का जिम्मा भारत और पाकिस्तान की सरकारों के हाथ में आ गया था। दंगा जारी रहा और सरहद के दोनों पार लोगों का विस्थापन भी। पश्चिमी पाकिस्तान से हिंदुओं की और सिखों की सफाई की जा रही थी, जबकि पूर्वी पंजाब मुसलमानों से खाली कराया जा रहा था। मद्रास के प्रतिष्ठित साप्ताहिक स्वतंत्र के पंजाब संवाददाता ने हिंसा की समरूपता के बारे में विस्तार से लिखा। उसने देखा कि शरणार्थियों के लिए चलाई गई एक विशेष रेलगाड़ी जो बिल्कुल ही खाली पड़ी थी, फिरोजपुर स्टेशन में दोपहर को प्रवेश कर रही थी। ट्रेन का ड्राइवर डर से पीला पड़ा हुआ था और गार्ड की उसके कंपार्टमेंट में हत्या कर दी गई थी। इंजन में कोयला झोंकने वाला ड्राइवर का सहायक गायब था। मैं प्लेटफॉर्म की तरफ गया। ट्रेन के 2 डिब्बों को छोड़कर सभी रक्त रंजित थे। तीसरे दर्जे के डिब्बे में खून से सने हुए 3 शव फर्श पर पड़े थे। लाहौर और फिरोजपुर के बीच मुसलमानों की हथियारबंद भीड़ ने ट्रेन को रोक कर उन सभी लोगों को दिन दहाड़े मार डाला था। दूसरी घटना जो शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, सतलज पुल से होकर एक 5 मील लंबा मुसलमानों का काफिला घोंघे की तरह रेंगते हुए पाकिस्तान जा रहा था। लोगों को जो भी हाथ लगा उसे बैलगाड़ियों पर लाद दिया गया है। उसके साथ साथ गाय, भैंस, बकरियां भी चल रही हैं। औरतों की गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके सिर पर टिन के बक्से हैं। 20,000 मर्द, औरतें और बच्चे स्वर्णिम भविष्य की खोज में एक नए देश को जा रहे हैं, जिसके बारे में उनसे वायदा किया गया है। वे उधर इसलिए नहीं जा रहे कि इसका उन्हें वादा किया गया है, बल्कि वे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि फरीदकोट रियासत और फिरोजपुर जिले में हथियारबंद हिंदुओं और सिखों के गिरोह ने सैकड़ों मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया है और शेष लोगों का वहां जीना असंभव हो गया है। बंटवारे से 1 करोड़ लोग इधर से इधर हुए। वे लोग कहीं बैलगाड़ी से, कभी ट्रेन से, तो कभी पैदल ही अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह जा रहे थे। कभी वे सेना की सुरक्षा में सफ़र करते, तो कभी अपनी तकदीर या अपने ईश्वर पर यकीन करते। जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे ही एक शरणार्थी काफिले का हवाई सर्वेक्षण किया, जिसमें करीब 1 लाख लोग शामिल थे और यह 10 मील तक लंबा था। यह काफिला जालंधर से लाहौर की तरफ जा रहा था, जिसे अमृतसर से होकर जाना था, लेकिन अमृतसर में पहले ही पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए 70,000 शरणार्थी जमा थे, जो उत्तेजित अवस्था में थे। यह देखकर नेहरू की चिंता बढ़ गई। उन्होंने निर्देश दिया कि शहर की तरफ जाने वाली सड़क को काट दिया जाए, ताकि दोनों काफिले एक दूसरे से मिल न सके। इसमें कोई दो मत नहीं कि यह इतिहास का सबसे बड़ा मानवीय विस्थापन था। ज्ञात इतिहास में इतने कम दिनों में किसी भी जगह इतने लाख लोगों का विस्थापन नहीं हुआ। एक प्रत्यक्षदर्शी ने लिखा था कि उन्होंने गर्मी, बरसात, बाढ़ और पंजाब की कपकपाने वाली ठंड की परवाह नहीं की। काफिले से उड़ने वाली धूल पूरे इलाके में छा गई और यह धूल लोगों के मन में व्याप्त भय और उनके शरीर से निकलने वाले पसीने से घुल मिल गई। वह धूल मानव मलमूत्र और सड़ती हुई लाशों के साथ मिल गई। जब नफरत का बादल छटा और लाशों की गिनती की गई, तो उसकी तादाद 5 लाख तक पहुंच गई, जो बंदूक की गोलियों से, तलवारों से, चाकुओं से, छुरियों से और अन्य महामारियों से मारे गए थे। इनमें सबसे ज़्यादा लोग हिंसक घटनाओं में ही मारे गए थे, लेकिन ऐसे भी थके हुए, लुटे पिटे लोग थे जो अपना बर्बाद होते घरों और उजड़ते खेतों को देखकर सदमे से मर गए थे। ऐसी ज़िंदगी का क्या मतलब था, जब जीने की तमाम वजहें ख़त्म हो जाएं और इंसान जंगली बनने पर उतारू हो जाए। अपने सामने मार दिए गए छोटे छोटे बच्चों या कुएं में कूदकर जान दे चुके अपने प्रियजनों को देखने से बेहतर था कि वे खुद भी अपनी ज़िंदगी खत्म कर लें। पश्चिम पंजाब के गवर्नर सर फ्रांसिस मूडी के भेदभावपूर्ण रवैये ने वहाँ की दिल दहला देने वाली
त्रासदी में और इजाफा ही किया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कटु विरोधी था। मूडी मनमर्जी शासन चलाना चाहता था। उसे उसमें किसी की दखलंदाजी या सलाह पसंद नहीं थी। उसने अपने मंत्रिमंडल में किसी की एक न सुनी। उसने पश्चिम और पूर्वी पंजाब या इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच की खाई को काटने का कोई प्रयास नहीं किया। दुखद बात यह थी कि पाकिस्तान का कोई राजनेता इस मजहबी चरमपंथ का सामना करने को तैयार नहीं था। वे निजी तौर पर जो भी सोचते हैं, लेकिन वे सार्वजनिक स्तर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। जहाँ तक पाकिस्तान के जनरल नए गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना की बात थी, तो वे तटवर्ती शहर कराची अर्थात पाकिस्तान की तत्कालीन राजधानी में मौजूद थे और उन्होंने महज 2 बार चुपचाप कड़ी सुरक्षा के घेरे में लाहौर का दौरा किया था। उनका यह ढीला ढाला रुख हिंदुस्तान के 2 बड़े राजनेताओं के उस बहादुराना रुख के बिल्कुल विपरीत था जो उन्होंने अपने देश के अल्पसंख्यकों की हिफाजत के लिए जाहिर किया था। उन घटनाओं पर निगाह रखने वाले एक अंग्रेज पर्यवेक्षक ने लिखा कि पश्चिम पंजाब के मुसलमानों के बीच नेहरू और गांधी को कभी इतने विश्वास और इज्जत से नहीं देखा गया जितना इस घटना के दौरान देखा गया था। इस बीच बंगाल में एक बार फिर से उपद्रव शुरू हो गया। एक बार फिर नोआखाली से ताज़ा हिंसा की खबरें आईं। अपने कलकत्ता प्रवास के दौरान गांधी जी द्वारा चुने गए निवास स्थान बेलिया घाट से भी हिंसा की खबरें आईं। वहां 31 अगस्त को एक हिंदू नौजवान पर मुसलमानों ने हमला कर दिया। इसके जवाब में हिंसा का चक्र फिर से शुरू हो गया और तेजी से फैलने लगा। 1 सितंबर की सुबह तक 50 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे। उस रात गांधी ने तय किया कि वे उपवास पर जाएंगे, लेकिन गांधी के एक मित्र ने उनसे कहा कि आप गुंडों के खिलाफ उपवास पर कैसे जाएंगे। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक गांधी जी ने जवाब दिया कि अगर मैं कलकत्ता में शांति बहाल करवा सकता हूँ तो मुझे विश्वास है कि मैं पंजाब में भी ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ आत्मविश्वास खो देता हूँ तो मुझे मालूम है कि हिंसा की यह आग बहुत तेज़ी से फैल जाएगी और फिर 2-3 विदेशी शक्तियाँ हमारे सिर पर सवार हो जाएंगी और हम हाल ही में मिले आज़ादी के सपने को खो बैठेंगे। उनके मित्र ने इसके जवाब में कहा कि और अगर आप इस कोशिश में अपनी जान गंवा बैठे तो यह हिंसा और भी फैल जाएगी। गांधी का जवाब था, कम से कम मैं उस दिन को देखने के लिए जिंदा तो नहीं रहूँगा, मैं अपने प्रयास में पीछे नहीं हटूँगा। गांधी ने 2 सितंबर को अपना उपवास शुरू कर दिया। अगले दिन बीतते बीतते हिंदू और मुसलमान गुंडे और असामाजिक तत्व उनके पास आकर हथियार जमा करने लगे। शहर के अलग अलग हिस्सों में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए हिंदुओं और मुसलमानों का संयुक्त जुलूस निकाला जाने लगा। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और स्थानीय रूप से प्रभावशाली हिंदू महासभा के प्रमुख नेताओं का एक शिष्टमंडल गांधी से मिला और उन लोगों ने गांधी को भरोसा दिलाया कि अब यहाँ कोई दंगा नहीं होगा। इसके बाद महात्मा गांधी ने अपना उपवास तोड़ दिया जो 3 दिनों से चल रहा था। आखिरकार बंगाल में शांति बहाल हो गई। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि पंजाब में काम कर रहे 55,000 फौज की तुलना में बंगाल में एक निहत्था आदमी ज़्यादा प्रभावशाली साबित हुआ, लेकिन महात्मा और उनके प्रशंसकों के लिए इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक तारीफ के शब्द अंग्रेजों द्वारा संचालित कलकत्ता के अखबार स्टेट्समैन की तरफ से मिले, जो एक अरसे से गांधी जी और उनकी राजनीति के खिलाफ था। अखबार ने लिखा कि काफ़ी लंबे समय के बाद उपवास के सबसे मशहूर प्रयोगकर्ता एक हिंदुस्तानी नेता द्वारा इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में, एक सिद्धांत के तौर पर हम समझने में नाकाम रहे थे। लेकिन हमारी निगाह में अपने लंबे राजनीतिक जीवन में महात्मा जी ने इतने सादगीपूर्ण ढंग से एक पवित्र उद्देश्य के लिए उपवास का प्रयोग नहीं किया था और न ही आम जनमानस में इसके तत्काल प्रभाव और इसके संदेश का किसी ने आकलन किया था। 7 सितंबर को बेलिया घाट में 4 सप्ताह बिताने के बाद महात्मा गांधी दिल्ली की तरफ रवाना हुए। वे तत्काल पंजाब जाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन राजधानी पहुंचते ही उन्हें वहां हो रही लूटमार और हिंसा की घटनाओं से जूझना पड़ा। दिल्ली के मुसलमान भयाक्रांत थे, उनके घरों और उपासना स्थलों पर हमले बढ़ते ही जा रहे थे। गांधी को पता चला कि हाल के सप्ताहों में कम से कम 137 मस्जिदों को तोड़ दिया गया है। हिंदू और सिख शरणार्थियों ने जबरन मुसलमानों के घरों पर कब्जा कर लिया। इंग्लैंड के क्वेकर अर्थात इंग्लैंड के मित्र समाज
के राहत दल के एक कार्यकर्ता ने लिखा कि मुस्लिम समुदाय के सभी तबके के लोग, नौकरशाह, कारोबारी, दस्तकार, तांगे वाले और कुलियों ने राजधानी की कुछ प्राकृतिक रूप से सुरक्षित जगहों में शरण ले ली थी। राजधानी के मुसलमानों ने शहर के बीच में स्थित मजबूत दीवारों वाले पुराने किले और हुमायूं के मकबरे में जान बचाने के लिए शरण ले रखी थी। सिर्फ पुराना किला में ही करीब 60,000 शरणार्थियों ने शरण ले रखी थी। उन्होंने किले की दीवारों के पास और खुली जगहों पर अपने ऊँटों, तांगों, टट्टुओं, बैटरी चालित पुरानी टैक्सियों और महंगी लिमोजिनों के साथ शरण ले रखी थी। गांधी ने अब पंजाब का अपना दौरा स्थगित कर दिया। उन्होंने राजधानी और उससे बाहर के शरणार्थी शिविरों का दौरा किया। दिल्ली के आसपास के मैदानी इलाकों में मुसलमानों का एक खेतिहर समुदाय मेव रहता था, जिन्होंने अपने हिंदू पड़ोसियों की कई परंपराओं और रीति रिवाजों को अपना लिया था। उस पागलपन भरे दौर में ये तमाम बातें भुला दी गईं। भारत सरकार के अधीन आने वाले इन इलाकों, भरतपुर और अलवर जैसे रजवाड़ों में रहने वाले हजारों की तादाद में मेवों को या तो मार दिया गया या उन्हें बेघरबार कर दिया गया। गांधी के जीवनीकार डी.जी. तेंदुलकर लिखते हैं कि पूरे सितंबर और अक्टूबर महीनों के दौरान गांधी अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों का दौरा करते रहे और पीड़ितों को सांत्वना देते रहे। उन्होंने हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों से अपील की कि वे अतीत को भूल जाएं, एक दूसरे की तकलीफ़ों को न बढ़ाएं और शांति बहाल करने की दिशा में कदम उठाएं। उन्होंने सभी से दिल्ली में शांति बहाल करने की भीख मांगी ताकि वे पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ जा सकें। उन्होंने कहा कि वे पंजाब जाकर मुसलमानों से हिंदुओं और सिखों के खिलाफ हिंसा रोकने की अपील करेंगे, लेकिन वे ऐसा करने में तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक दिल्ली में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा बंद नहीं होगी। महात्मा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के एक शिविर का दौरा भी किया और वहां लोगों से शांति की अपील की। सन 1925 में आरएसएस की स्थापना एक महाराष्ट्रियन डॉक्टर के द्वारा की गई थी, जो हिंदू नौजवानों का एक कट्टर और जुनूनी संगठन था। गांधी खुद आरएसएस के अनुशासन और उनके जातिवाद से विहीन कार्यक्रमों से प्रभावित थे, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति आरएसएस की असहिष्णुता से वे इत्तेफाक नहीं रखते थे। गांधी जी ने आरएसएस के कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर वे सोचते हैं कि हिंदुस्तान में गैर हिंदुओं, खासकर मुसलमानों को रहने का कोई हक नहीं है और अगर मुसलमानों को यहाँ रहना है तो उन्हें हिंदुओं का गुलाम बनकर रहना होगा, तो वे हिंदुत्व का नुकसान कर रहे हैं। गांधी आरएसएस के संगठन और इसके अनुशासन को महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इसके सदस्यों को भी सतर्क किया कि इसकी ताकत का हिंदुस्तान की भलाई के लिए और इसके खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्हें संघ पर लगे सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने के आरोपों की सच्चाई का पूरी तरह पता नहीं था, लेकिन उनके मुताबिक संघ को अपने समदर्शी व्यवहार से ये साबित करना था कि उस पर लगे आरोप आधारहीन हैं। लेकिन गांधी के विपरीत नेहरू संघ को संदेह का लाभ नहीं देना चाहते थे। उन्होंने गृहमंत्री वल्लभ भाई पटेल से कहा कि उन्हें ऐसा साफ तौर पर लगता है कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी हुए उपद्रवों में संघ का हाथ है। अमृतसर में उनकी गतिविधियां साफ तौर पर संदिग्ध पाई गई हैं। देश की सांप्रदायिक स्थिति के बारे में अपनी गहरी चिंता को लेकर नेहरू ने संघ के बारे में अपनी राय कायम की थी। उनकी राय में कुछ सिख और हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा सरकार का तख्ता पलट करने या उसके चरित्र को प्रभावित करने के उद्देश्य से बहुत ही निश्चित और सुसंगठित प्रयास चल रहा है। यह सांप्रदायिक उपद्रव से भी ज़्यादा आगे की साजिश लगती है। इनमें से बहुत सारे लोग बर्बरता और संवेदना की सीमा को पार कर गए हैं और उन्होंने एक विशुद्ध आतंकवादी के रूप में काम किया है। वाकई एक बहुत बड़ी चिंता की बात थी, क्योंकि जहाँ तक उत्तेजित जनमानस की बात ही थी, धर्मांध तत्वों की कारगुजारियों के लिए बड़ा ही उचित माहौल था। दिल्ली में ही पाकिस्तान से आए हुए हिंदू और सिख शरणार्थी मुसलमानों के खून के प्यासे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां मुसलमान शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं। गवर्नर जनरल के कार्यालय में काम करने वाले एक अंग्रेजी स्टाफ ने अपनी डायरी में लिखा
कि नेहरू को काम करते हुए नज़दीक से देखना एक बड़ा ही प्रेरणास्पद अनुभव था। वह सभ्यता और मानवीयता के प्रति आस्था को बढ़ाते हुए लग रहे थे। सांप्रदायिकता के उस माहौल में जब हर कोई पागल होने पर उतारू था, उस समय लगभग अकेले ही नेहरू ने तर्क और उदार दृष्टिकोण अपनाने की बात की। गांधी और नेहरू की पहल पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकार पर एक प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने कभी भी द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। यूं उसे जबरन मुल्क का बंटवारा जरूर स्वीकार करना पड़ा, लेकिन वह अभी भी इस बात में यकीन करती थी कि हिंदुस्तान बहुत सारे धर्मों और नस्लों के लोगों का मुल्क है और इसे ऐसा ही रहना चाहिए। पाकिस्तान में जो भी हालात हों, लेकिन हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य बना रहेगा, जहां इसके सभी नागरिकों को पूरा अधिकार और राज्य की तरफ से बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। कांग्रेस ने हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि पार्टी अपनी क्षमता से उनकी पूरी हिफाजत करेगी और उन पर हमला होने की सूरत में उनके अधिकारों की रक्षा करेगी। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस विचार से इत्तेफाक नहीं रखता था। इसके संघ चालक या संगठन प्रमुख एम.एस. गोलवलकर थे, जो एक दुबले पतले शरीर के मालिक थे और उन्होंने विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। गोलवलकर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के सख्त खिलाफ थे, जो धर्म के आधार पर सबसे बराबरी की नीति अपनाता। अपने सपनों के भारत में उन्होंने लिखा, हिंदुस्तान के गैर हिंदू लोगों को हिंदू संस्कृति और हिंदू भाषा को अंगीकार कर लेना चाहिए। उन्हें हिंदू धर्म की मान्यताओं और परंपराओं को सीखना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। उन्हें हिंदू जाति और हिंदू संस्कृति के सिवा किसी भी विचार की तारीफ नहीं करनी चाहिए। एक शब्द में कहा जाए तो उन्हें अपना विदेशीपन छोड़ देना चाहिए, या नहीं तो उन्हें हिंदू राष्ट्र में एक दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में रहने पर मजबूर होना पड़ेगा। उन्हें किसी भी तरह के दावे, किसी भी सुविधा या राज्य द्वारा विशेष दर्जा और यहाँ तक कि नागरिक अधिकारों से भी वंचित होना पड़ेगा। 7 दिसंबर 1947 के दिन रविवार को आरएसएस ने दिल्ली के केंद्र में स्थित रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में एम.एस. गोलवलकर मुख्य वक्ता थे। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक गोलवलकर ने इस बात का खंडन किया कि आरएसएस एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है, लेकिन गोलवलकर ने जोर देकर कहा कि हम हिंदू समाज को मजबूत बनाना चाहते हैं। इस आदर्श को आगे रखकर संघ अपनी राह पर आगे चलेगा और किसी भी सत्ता या व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अपनी राह नहीं बदलेगा। गोलवलकर जिस सत्ता की तरफ इशारा कर रहे थे वो कांग्रेस पार्टी और भारत सरकार थी, जबकि उसको संभावित रूप से रोक सकने वाले व्यक्तित्व थे जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। शरणार्थियों का एक तबका नेहरू और गांधी का कटु विरोधी और संघ का समर्थक था। गांधी जी की सभा में शरणार्थियों ने हंगामा भी किया था, जिसमें कुरान की कुछ पंक्तियों के पढ़े जाने का विरोध किया गया था। उन लोगों ने गांधी जी के खिलाफ नारेबाजी भी की थी और कहा कि गांधी जी ने पाकिस्तान में रहने वाले और अभी भी यातना झेल रहे हिंदुओं के बारे में क्यों नहीं कुछ कहा। डी.जी. तेंदुलकर लिखते हैं, हकीकत तो यह थी कि गांधी जी पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों की तकलीफ़ों को लेकर भी उतने ही चिंतित थे। वह पाकिस्तान जाने का भी विचार जरूर रखते थे, लेकिन वह किस मुंह से वहां जाते जब दिल्ली के मुसलमानों को खुद हिंसा का सामना करना पड़ रहा था। मुसलमानों पर हो रहे हमलों में कोई कमी नहीं आ रही थी। गांधी जी ने फिर से उपवास करने का फैसला किया। यह उपवास उनका 13 जनवरी को शुरू हुआ और 3 अलग अलग वर्ग के लोगों को संबोधित था। इसमें पहला वर्ग भारत की आम जनता थी। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर वे वाकई द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत में यकीन नहीं रखते हैं तो इसे उन्हें अपनी चुनी हुई राजधानी दिल्ली में करके दिखाना होगा। उन्हें यह दिखाना होगा कि हिंदू और मुसलमान यहाँ एक साथ भाईचारे और अमन के माहौल में रह सकते हैं। उनके संदेश का दूसरा लक्ष्य पाकिस्तान की सरकार थी। उन्होंने उनसे पूछा कि अपने उपवास के बावजूद मैं कब तक यहाँ के हिंदुओं और सिखों को संयम में रहने के लिए कहूँगा। पाकिस्तान को अपने यहाँ चल रही हिंसा पर काबू पाना ही होगा कि वे अपने यहाँ अल्पसंख्यकों को अपने यहाँ से न निकालें। गांधी जी के उपवास का अंतिम लक्ष्य भारत सरकार थी। भारत सरकार ने पाकिस्तान का स्टर्लिंग बैलेंस रोक रखा था। यह एक ऐसी रकम थी जिसे
ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के योगदान के एवज में दोनों देशों को अदा किया जाना था। कुल मिलाकर यह 55 करोड़ की रकम थी। भारत सरकार पाकिस्तान द्वारा हाल ही में कश्मीर पर कब्जा किए जाने की कोशिशों को लेकर नाराज थी और यह रकम नहीं देना चाहती थी। गांधी जी ने इसे एक गैर जरूरी कदम समझा और आखिरकार वह अपना उपवास खत्म करने पर तभी राजी हुए जब भारत सरकार ने पाकिस्तान को पैसा देना स्वीकार कर लिया। 15 जनवरी की रात को भारत सरकार ने पाकिस्तान को पैसा जारी करने का फैसला कर लिया। अगले दिन 1000 से ज़्यादा शरणार्थियों ने एक घोषणा पत्र पर दस्तखत किया जिसमें कहा गया कि वे दिल्ली से विस्थापित मुसलमानों की घर वापसी का स्वागत करेंगे। लेकिन गांधी जी चाहते थे ज़्यादा बड़े आधिकारिक स्तर पर यह आश्वासन दिया जाए। इस बीच उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। उनका वजन तेजी से कम हो रहा था और उन्हें उल्टी और सिरदर्द की शिकायत रहने लगी थी। डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य के प्रति चेतावनी जाहिर करते हुए कहा, ये हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों से कहें कि उनके उपवास को खत्म करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। 17 जनवरी को संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक केंद्रीय शांति समिति का गठन किया गया। इसके सदस्यों में कांग्रेस पार्टी, आरएसएस, जमायत उल उलेमा और सिख संगठनों के नेता शामिल थे। 18 जनवरी की सुबह को वे सब गांधी जी के पास एक संयुक्त घोषणा पत्र तैयार करके ले गए, जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना उपवास खत्म कर दिया। घोषणा पत्र में कहा गया कि हम मुसलमानों की आस्था, संपत्ति और उनके जीवन की रक्षा करेंगे और दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है वह आगे से नहीं होगा। लोग सोच रहे थे कि क्या कलकत्ता में जो चमत्कार हुआ था वह दिल्ली में भी दोहराया जाएगा। कट्टरपंथी संगठनों के नेता गांधी जी के उपवास से अनुशासित लग रहे थे, लेकिन उनके समर्थक गुस्से से उबल रहे थे। दिल्ली की अपनी पिछली यात्रा में गांधी जी मेहतरों की बस्ती में रहे थे। हालांकि इस बार उन्हें उनके करोड़पति शिष्य घनश्याम दास बिड़ला के घर में ठहराया गया था। जब गांधी जी उपवास पर थे तब भी शरणार्थियों के गिरोह बिड़ला भवन के पास से नारा लगाते गुजरते, गांधी जी को मरने दो। फिर 20 जनवरी को मदन लाल नाम के एक पंजाबी शरणार्थी ने गांधी जी पर बम फेंका जब वह प्रार्थना सभा को संबोधित कर रहे थे। हालांकि यह बम उनसे कुछ दूर जाकर फटा और सौभाग्य से कोई भी जख्मी नहीं हुआ। अपनी जान के ऊपर हो रहे हमलों के प्रति गांधी जी को कोई चिंता नहीं थी और लोगों से और गुस्साए हुए शरणार्थियों से मिलना जुलना बंद नहीं किया। 26 जनवरी को प्रार्थना सभा में उन्होंने याद किया कि कैसे अतीत में इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। उन्होंने कहा कि अब आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन इसके शुरुआती कुछ महीने काफ़ी निराशाजनक रहे हैं। हालांकि उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बुरा दौर बीत चुका है और हिंदुस्तान के लोग साथ मिलकर सभी वर्गों और मतों को मानने वालों की समानता के लिए काम करेंगे। उन्होंने यह भी उम्मीद जाहिर की कि देश में कभी भी बहुसंख्यक वर्ग का वर्चस्व अल्पसंख्यकों के ऊपर नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वे संख्या और प्रभाव में कितने ही कम क्यों न हों। उन्होंने खुद ये विश्वास जाहिर किया कि भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भले ही हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया हो, लेकिन दिल से हम हमेशा दोस्त और भाई ही बनकर रहेंगे। हम एक दूसरे की मदद और सम्मान करते रहेंगे, साथ ही हम बाहरी दुनिया के सामने हमेशा एक ही रहेंगे। एक आज़ाद और एकीकृत भारत के लिए गांधी जी ने ता जिंदगी संघर्ष किया, लेकिन आखिर में बड़े निरपेक्ष ढंग से शांत चित्त भाव से उन्हें इसका बंटवारा भी देखना पड़ा। लेकिन कई दूसरे लोग इससे खासे नाराज़ थे। 30 जनवरी की शाम प्रार्थना सभा में एक नौजवान ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। उनका हत्यारा पूना का रहने वाला एक ब्राह्मण था, जिसने उन्हें गोली मारने के तुरंत बाद आत्मसमर्पण कर दिया। उस पर मुकदमा चलाया गया और उसे मौत की सज़ा सुनाई गई, लेकिन सज़ा सुनाए जाने से पहले उसने अपने कृत्य को सही ठहराते हुए एक उल्लेखनीय भाषण दिया। गोडसे ने दावा किया कि उसके गुस्से का मुख्य कारण यह था कि एक सिद्धांत के रूप में महात्मा लगातार मुसलमानों की दलाली कर रहे थे। मुसलमानों के समर्थन में किए गए उनके अंतिम उपवास ने ही आखिरकार मुझे इस नतीजे पर पहुंचाया कि महात्मा के वजूद को अब तुरंत खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो यह था
भारत गांधी के बाद का तीसरा भाग। आशा करता हूँ कि आपको यह सीरीज़ पसंद आ रही होगी। मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा, शीघ्र ही मैं चौथा भाग लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।